अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फहीम अहमद मीर फिर से एक बार आपके सामने आ चुका हूं हमारी फ्यूचर एक्स टीम की तरफ से हमारे बोर्ड रिवीजन कोर्स का 11th क्लास का और एक चैप्टर लेके, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स। ध्यान रखिए आप, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, कभी कभी शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं, और कभी कभार तो ऑब्जेक्टिव्स में भी ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन आज हम थॉरोली देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आई हुई है, और उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक्स आज के क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिए यहां की ओर। हमारा जो पहला टॉपिक आज का होगा वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए बेटा, हमारा जो पहला आज का टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है आपका, आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट विल बी अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फॉलोड बाय हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स इसमें यूज होते हैं, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कौन कौन सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे। आपके बोर्ड के हिसाब से कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट होगी, वही वही कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका आ जाएगा सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो मैक्सिमम टाइम्स इस चैप्टर में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ये क्वेश्चन आता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले आपने ये चीज तो पढ़ा ही होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन हम किसको बोलेंगे, या हम एक केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके एक केमिकल रिएक्शन को करेंगे, यानी यहां की ओर नजर रखिए आप, जब आपके रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, वो बनाएंगे प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब यही केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती है, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड होती है। ध्यान दीजिए बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम किसको बोलेंगे, जब भी दो केमिकल्स आपस में कंबाइन होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ सर्टेन लॉज फॉलो करती है। उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, उन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप गवर्निंग हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये यहां पे बता रहा है कि कैसे दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाएंगे। उनके लिए जो रूल्स है, जो लॉज है, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहला वाला जो आपका लॉ है, वो लॉ क्या होगा, वो लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस साइंटिस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता होगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, एंटोइन लेवोइजियर को। ध्यान दीजिए बेटा, एंटोइन लेवोइजियर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं। एक फ्रेंच केमिस्ट था, एक फ्रेंच केमिस्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में, वहां पे भी इसका जिक्र आया होगा। ध्यान दीजिए बेटा, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, इसने दिया पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि इसने क्या स्टेटमेंट दिया। बेटा आप सबको पता होगा इसने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, इसने बोला था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड and nor destroyed, nor destroyed।
अगर आप देखेंगे इस बंदे ने क्या बोला, इस बंदे ने बोला जो मास होता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि ना हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस हद तक ये सच है आगे की ओर हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देखेंगे इस बंदे ने क्या स्टेटमेंट दिया था। इस बंदे ने स्टेटमेंट दिया था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम अप्लाई करेंगे हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो ध्यान दीजिए बेटा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड से हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमेशा ध्यान दीजिए आप, इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम इसी लॉ को देखेंगे, फॉर अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान रखेंगे यहां की ओर, मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन फॉर अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए बेटा, मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दूंगा, ए प्लस बी, ये क्या है, ये दो रिएक्टेंट्स है, आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज पी बना रहे हैं यहां पे। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं इसका 1 ग्राम लूंगा, मैं इसका 2 ग्राम लूंगा, तो यहां पे कितना ग्राम बनना चाहिए, यहां पे 3 ग्राम बनना चाहिए, यानी कि मास ना डिस्ट्रॉय हुआ, ना हमने यहां पे मास को बनाया। ध्यान दीजिए 1 + 2 3 के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 आया और राइट हैंड साइड से भी 3 के बराबर आना चाहिए। यही बोलता है आपका सबसे पहला लॉ। अब इसके बाद फर्दर हम देखेंगे इसमें क्या ड्रॉबैक्स है, लेकिन सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट देखेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन, तो ये जो लॉ है खाली केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। सर और कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, और भी रिएक्शंस होती है, हम इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे हम और कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं जहां पे ये चीज फॉलो नहीं होता है। और एक चीज देखिए, द लॉ फॉर्मुलेटेड बाय एंटोइन लेवोइजियर, ठीक है बेटा, पहले ही मैंने आपको बता दिया क्या बोल रहा है, मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर अ केमिकल चेंज मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द चेंज। अगर एक केमिकल चेंज होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए जब आपकी रिएक्शन खत्म हो गई। उसके बाद प्रोवाइडेड द रिएक्शन ऑकर्स इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तब एप्लीकेबल होता है जब आपका एक क्लोज्ड सिस्टम होगा। क्लोज्ड सिस्टम होगा बेटे, आपको समझना होगा पहले क्लोज्ड सिस्टम हम किसको बोलेंगे। क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आप आपके थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, जिसमें हम हीट को तो एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन मास उसमें एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, मैं एक कंटेनर लूंगा, ध्यान दीजिए, मैं एक कंटेनर लूंगा, सील्ड कंटेनर है, बंद है हर एक साइड से, इसमें अगर कुछ पानी वगैरह कोई भी लिक्विड है, इसको अगर मैं नीचे से हीट सप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसमें एनर्जी फ्लो अंदर की तरफ दे रहा हूं, या ऐसा होगा कि ये हीट बाहर की तरफ देगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये मास को एलो नहीं करेगा बाहर, ये मास को एलो नहीं करेगा बाहर, ना बाहर का मास अंदर जा सकता है, ना अंदर का मास बाहर आ सकता है। ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा क्लोज्ड सिस्टम। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ये एक क्लोज्ड सिस्टम में हम डिफाइन कर सकते हैं, या अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक क्लोज्ड सिस्टम में करना होगा, ओपन सिस्टम में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसने क्या बताया, द एटम्स आर मियरली रीअरेंज्ड नॉट लॉस्ट और नॉट क्रिएटेड। यहां ध्यान दीजिए, इस बंदे ने बोला कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन का ही ये मतलब होता है कि जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। खाली देखिए, पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, नए जो बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है, रीअरेंजमेंट खाली होता है। यहां पे ना हम एटम को बना सकते हैं, ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आपका किसने बताया था, ये बताया था एंटोइन लेवोइजियर ने। उसके बाद अगर हम देखेंगे इस लॉ के क्या ड्रॉबैक्स आए, इस लॉ के क्या ड्रॉबैक्स आए, ध्यान दीजिए यहां की ओर। सबसे पहला जो ड्रॉबैक इसका था, सबसे पहला जो ड्रॉबैक इसका था वो थी एक न्यूक्लियर रिएक्शन।
बेटा अभी भी मैंने आपको बताया ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है खाली केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है। तो हमारे पास और एक रिएक्शन भी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि जहां पे एक एटम का न्यूक्लियस पार्ट लेता है। बेटे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यानी कि जहां पे एक एटम का इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा, लेकिन यहां पे कौन पार्ट लेता है न्यूक्लियर रिएक्शन में? यहां पे न्यूक्लियस पार्ट लेता है। और यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे क्या होता है? यहां पे एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं, यहां पे मास डिस्ट्रॉय होता है। इन शॉर्ट यहां की तरफ ध्यान दीजिए आप, अगर मैं यहां से दो रिएक्टिंग स्पीशीज को लूंगा, दो रिएक्टेंट्स को लूंगा, इनको क्या करूंगा? इनको मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाऊंगा। ध्यान दीजिए बेटा, वैसे हम ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बताते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि रिएक्टेंट एक न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे अगर हम Mr लेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, Mp लेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट, तो Mr विल बी ग्रेटर देन Mp। आप कह सकते हैं बेटा कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर देन होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। अब यहां पे आप सोचने लग जाएंगे कि ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट है ये तो ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, यानी कि कुछ मास है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ मास है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा यहां की ओर, आप कह सकते हैं हाँ यहां पे तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन असल में वो मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी की तरफ, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी। ध्यान दीजिए बेटा, हमारा एक साइंटिस्ट था, उसने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू mc²। E इज इक्वल टू mc², मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि मास को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एनर्जी में और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हूं मास में। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर यहां पे मास थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ, वो असल में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द एनर्जी। तो आप कह सकते हैं जो एंटोइन लेवोइजियर ने बोला था वो यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और एक चीज हमारे पास होती है, और एक चीज हमारे पास होती है, मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज नहीं पढ़ा होगा आपके फिजिक्स में, अगर आपने कभी सुना होगा तो ध्यान दीजिए यहां की ओर, हमारे पास और एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एनहाइलेशन। बेटा हम उसको बोलते हैं एनहाइलेशन। एनहाइलेशन क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक मैटर पार्टिकल होता है, मैटर पार्टिकल होता है। ध्यान दीजिए बेटा, जब आप हायर फिजिक्स हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैटर के साथ हमारे पास दुनिया में एंटी मैटर भी होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैटर पार्टिकल है तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? एंटी मैटर पार्टिकल के साथ, एंटी मैटर पार्टिकल के साथ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा ये। तो ध्यान दीजिए, मैटर पार्टिकल जब एंटी मैटर पार्टिकल के साथ आपस में कोलाइड करेगा तो क्या करता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, इसका भी मास है, इसका भी मास है, दोनों मास खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और वे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में चेंज हो रहे हैं? वो चेंज हो रहे हैं एनर्जी में। सर एग्जांपल दीजिए, यहां की ओर ध्यान रखेंगे आप। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को किसके साथ रिएक्ट करूंगा या किसके साथ कोलाइड करूंगा? एक पॉजिट्रॉन के साथ। सर व्हाट इज पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इनका मास तो बिल्कुल सेम होगा लेकिन चार्ज में डिफरेंस होती है। ये अगर नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट वाला। तो जब हम इनको आपस में कोलाइड कराएंगे तो क्या निकलता है? वहां से निकलती है गामा रेडिएशंस, वहां निकलती है गामा रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस होती है ये होती है एनर्जीज बेटा, एनर्जीज होती है। तो आप कह सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास, पॉजिट्रॉन का मास डिस्ट्रॉय हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक केमिकल रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस या ये वाला एनहाइलेशन वगैरह जो होता है यहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती है। आप फर्दर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट ऐड कर सकते हैं आप, बट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
ठीक है बेटा, जिसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अब एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास, ये तो हम थियोरेटिकली देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हमने एनर्जी से मास बनाया होगा। लेकिन मास से एनर्जी एक्सपेरिमेंटली भी बनती है और थियोरेटिकली भी बनती है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसका पहला वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बताया गया? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एंड फॉर अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे। हमारा और एक लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ध्यान रखेंगे यहां की ओर, अगर आप इसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, एग्जाम्पल के बगैर आप ये चीज तो समझने वाले हो नहीं। पहले स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यहां की तरफ ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है, ए गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास irrespective of its source and method of preparation। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जब आप एक कंपाउंड बनाएंगे, किसी भी सोर्स से लाओ, किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लाओ, उनमें जो आपस में मास का रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, एलिमेंटल रेशियो जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ध्यान दीजिए बेटा, जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंटली या एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आने वाला। ध्यान दीजिए, किसने किया था? प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट, एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। सबसे पहले हम एग्जाम्पल इसके लिए देंगे, हम देखेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है ये क्या चीज होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे H2O की। ध्यान रखिए, H2O की। व्हाट इज दिस H2O? क्या होता है H2O? सबको पता होगा, H2O यानी कि वाटर होता है। H2O यानी कि वाटर होता है। अब अगर हम देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, मैं यहां पे एक वाटर का सैंपल ला रहा हूं, और कहां से ला रहा हूं? मैं रिवर से ला रहा हूं। दूसरे वाटर का सैंपल जो मैं ला रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये मैं कहां से ला रहा हूं? ये मैं एक लेक से ला रहा हूं। और एक H2O का सैंपल मैं लाऊंगा, कहां से लाऊंगा? घर में जो टैप वाटर होता है वहां से लेके आऊंगा। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने क्या किया? मैंने वाटर के अलग अलग सैंपल्स लाए, और ये जो सैंपल्स है अलग अलग सोर्स से मैंने लाए, रिवर के पास, लेक के पास और टैप वाटर से मैंने ये सैंपल्स लाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे H2O यानी कि वाटर जो है, इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। यहां पे देखिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे और यहां पे 1 ऑक्सीजन होगा। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। तो आप देखेंगे कि एलिमेंटल कंपोजिशन जो है वो हर एक जगह पे सेम है, चाहे मेरा सोर्स अलग अलग ही क्यों ना हो, चाहे मेरा सोर्स अलग अलग ही क्यों ना हो, एलिमेंटल कंपोजिशन जो है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहां पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये तो हो गया एलिमेंटल कंपोजिशन। इसके बाद हम देखेंगे ये इनका जो मास का रेशियो होगा। ध्यान दीजिए बेटा, H2 का मास अगर देखेंगे तो 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास देखेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2:16 आपको हमेशा पता है 1:8 के बराबर आता है, 1:8 के बराबर आता है। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे भी बेटा जो रेशियो है 1:8 आएगा, यानी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। यहां पे भी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन किसके बराबर आ जाएगा? 1:8 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने पानी किसी भी मेथड से बनाया हो या कहीं भी सोर्स से लाया हो, तो आप क्या देखेंगे? उनमें जो एलिमेंटल कंपोजिशन है हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। और उनके पास जो मास का रेशियो आपस में होता है, एलिमेंट्स का रेशियो आपस में होता है बाय मास, वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। इन केस ऑफ H2O हमेशा मास का रेशियो 1:8, 1:8 और 1:8 ही रहेगा, चाहे आपने पानी कहीं से भी लेके आया हो। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए यहां की ओर। अगर हम देखेंगे, हमारे पास और एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए बेटा, आपने देखा होगा 10th क्लास में ही कि जो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत सारी रिएक्शन से होता है। ध्यान दीजिए यहां की ओर, अगर मैं देखूंगा यहां पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देगा? जब हम कंबशन करेंगे ये CO2 दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन CH4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करूंगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा।
ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं डिकम्पोज करूंगा विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखेंगे एलिमेंटल कंपोजिशन, यहां पे भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप ले लो, हमेशा एलिमेंटल कंपोजिशन सेम ही रहने वाला है। और अगर आप देखेंगे इनके मास का रेशियो, तो यहां पे क्या होगा बेटा? 12:32। 12:32। इसको अगर हमें रिड्यूस करना होगा, कैसे रिड्यूस करेंगे? कैसे रिड्यूस करेंगे? ध्यान दीजिए बेटा, ये बन जाएगा 4 3 12 एंड 4 8 32। 4 8 32। तो 3:8 यहां पे रेशियो आया। यहां पे देखिए रेशियो, मास रेशियो हमेशा 3:8 ही आएगा, यहां पे भी 3:8 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हालांकि अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन तीनों जगहों पे अगर आप देखेंगे एलिमेंटल कंपोजिशन भी सेम है और साथ साथ में इनका जो मास का रेशियो है एलिमेंट्स में आपस में, वो भी हमेशा सेम ही रह रहा है, 3:8, 3:8 एंड 3:8। ध्यान रखिए बेटा, यही चीज मैं आपको बता रहा था। अब अगर आप फिर से स्टेटमेंट की ओर जाएंगे, ए गिवन केमिकल कंपाउंड, जो मैंने वाटर की एग्जांपल दी या कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, हमेशा सेम एलिमेंट कंबाइन करेंगे। उसके बाद टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, अभी भी मैंने आपको बताया इनका जो रेशियो होता है हमेशा सेम होता है बाय मास, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। चाहे आप सोर्स कहीं से भी लेके आओ या चाहे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई सा भी लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे भी देखिए, दिस लॉ एम्फसाइजेस दैट द एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ प्योर कंपाउंड इज इनवेरिएंट, यानी कि जो कंपोजिशन होता है इनका वो चेंज नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ही होंगे। उसके बाद एवरी प्योर सैंपल ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड विल हैव द सेम एग्जैक्ट मास रेशियो ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हमेशा रेशियो सेम ही रहेगा जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O मैंने बताया था 2:8, 2:16, जो 1:8 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब ध्यान दीजिए बेटा यहां की ओर, ध्यान दीजिए यहां की ओर। अब आप बताएंगे सर इसका बताइए, इसका भी कोई लिमिटेशन है क्या? इसका भी कोई ड्रॉबैक है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ध्यान दीजिए यहां की ओर, हमारे पास एक कंसेप्ट होता है बेटा, पिछले लेक्चर्स आप अगर देखेंगे मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था आइसोटोप वाला, मैंने आपको पढ़ाया था कंसेप्ट आइसोटोप वाला। किनको बोलते हैं आइसोटोप? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन जो इनका मास नंबर होता है डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। ध्यान दीजिए, यानी कि इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो वेरी होता है। ध्यान दीजिए यहां की ओर, हाइड्रोजन में आपको मैंने बताया था 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रोटियम, इसको हम बोलेंगे ड्यूटीरियम और इसको हम बोलेंगे ट्राइटियम। एटॉमिक मास अगर आप देखेंगे वेरी हो रहा है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। मैक्सिमम टाइम्स जब हम वाटर फॉर्म करते हैं तो हम ये वाला आइसोटोप लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे? H2O। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे रेशियो बन जाएगा 1:8 के बराबर, जो नॉर्मली होता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम अब इस वाले को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, दूसरे वाले आइसोटोप को लेंगे, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा D2O। D2O मतलब मैंने ड्यूटीरियम लिया, मैंने ड्यूटीरियम लिया। ध्यान दीजिए यहां की ओर बेटा, ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिया? मैंने लिया D2O। पहले मैंने लिया था प्रोटियम, अब ड्यूटीरियम। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे इसका जो मास है वो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। तो ध्यान दीजिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 16। तो ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम रेशो देखेंगे वो आ जाएगा बराबर 1:4 के, 1:4 के। अगर आप देख रहे थे इनिशियली वाटर का जो कंपोजिशन था, जो एलिमेंटल मास इनमें कंपोजिशन था 1:8 इसका रेशियो बन रहा था, लेकिन अब यही जो रेशियो है 1:4 बन गया, यानी कि चेंज हो गया। ये चेंज किसकी वजह से हुआ? ये आइसोटोप्स की वजह से होता है।
अगर आपको बेटा कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या ड्रॉबैक होता है, तो सिंपली आपको एक लफ्ज बोलना है आइसोटोप, बस काफी इसके लिए ये हो जाएगा, और आप फिर इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। ध्यान रखिए बेटा, ये हो गया आपका सेकंड लॉ भी कंप्लीट। अब आते हैं और एक लॉ पे जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये वाला जो लॉ है बेटा, इस वाले लॉ को आप आराम से समझेंगे। यहां पे भी पहले स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखेंगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, the ratio of the masses in which they do so is either the same as or a simple whole number multiple of the ratio of the masses in which they combine with each other। बेटा मुझे पता है ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल मुश्किल समझने के लिए है, लेकिन इसके लिए भी अगर आप एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो आराम से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, आराम से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम इसको पहले एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ध्यान दीजिए, मैं क्या लूंगा, मैं सबसे पहले लूंगा हाइड्रोजन, और क्या मैं लूंगा, और लूंगा मैं ऑक्सीजन, और क्या मैं लूंगा, और लूंगा मैं सल्फर, और लूंगा मैं सल्फर। ध्यान दीजिए बेटा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, फिर हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, और इवेंचुअली जब थर्ड टाइम मुझे करना होगा, मैं तब ऑक्सीजन को सल्फर के साथ रिएक्ट कराऊंगा। देखिए बेटा, आप क्या करेंगे, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। ध्यान रखेंगे, यहां पे रखेंगे हाइड्रोजन, यहां पे रखेंगे ऑक्सीजन, यहां पे रखेंगे आप सल्फर। ठीक है बेटा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है H2O, वो बनाता है H2O। इसी तरीके से ऑक्सीजन और सल्फर जब आपस में कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन और सल्फर क्या आपस में बनाएंगे, ये बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। और यहां की ओर देखेंगे, जब हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रिएक्ट कराएंगे, ये बनाएगा H2S, ये बनाएगा H2S। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे रेशियो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो ध्यान दीजिए वो बन जाएगा 1:8 के बराबर। अभी भी हमने देखा, अभी भी हमने देखा, यहां पे देखिए रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा बराबर 1:16 के। आप रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं, ये बन जाएगा 2:32, वही आपका बन जाएगा 1:16। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका रेशियो 1:1 के बराबर। ये आ जाएगा असल में 32:32, जिसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं। अब मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां की ओर, ध्यान दीजिए यहां की ओर। ये देखिए, यहां पे रेशियो 1:8, यहां पे 1:16, यहां पे 1:1। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी कंबाइन हो रहा है, और थर्ड टाइम मैंने क्या किया, मैंने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया। तो ध्यान रखेंगे यहां की ओर, स्टेटमेंट की ओर ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में सेपरेटली पहले रिएक्ट करेंगे, सेपरेटली रिएक्ट करेंगे विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास, आपको एक का मास फिक्स करना है। यहां की तरफ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन भी 1 टाइम्स है, यहां पे भी हाइड्रोजन 1 टाइम्स, हाइड्रोजन 1 टाइम्स है, हाइड्रोजन 1 टाइम्स है। तो आपने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया। उसके बाद अगर आप इस ऑक्सीजन और सल्फर को अलग से आपस में रिएक्ट कराएंगे, अलग से आपस में रिएक्ट कराएंगे, तो उनमें जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ध्यान दीजिए बेटा, आराम से हम नए से समझेंगे, आराम से हम समझेंगे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया, वहां पे क्या बना, H2O। यहां पे मैंने हाइड्रोजन का मास फिक्स किया, यानी कि यहां पे आ जाएगा 2:8 के 2:16 के बराबर, इवेंचुअली 1:8 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद
इसी हाइड्रोजन को मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊंगा, मैं सल्फर के साथ रिएक्ट कराऊंगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2S। यहां पे रेशियो अगर मैं देखूंगा वो आ जाएगा बराबर 2:32 के बराबर, या आप कह सकते हैं 1:16 के बराबर। अब ध्यान दीजिए बेटा, मैंने एक एलिमेंट को फिक्स किया, उसको मैंने इन दो एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कराया। इसके बाद मैं तीसरा स्टेप क्या करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में डायरेक्टली रिएक्ट कराऊंगा। मैं इन दोनों को आपस में डायरेक्टली रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां पे अगर आप इन दो एलिमेंट्स का आप डायरेक्ट रेशियो देखेंगे, डायरेक्ट रेशियो देखेंगे, वो बियर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो। यहां पे देखिए बेटा 16:32, ये 8:16 किसके बराबर आता, 1:2 के बराबर आता। सिंपल होल नंबर रेशियो, यहां पे भी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा या मल्टीपल ऑफ देयर रेशियोज के बराबर आ जाएगा। यहां 1:2, यहां 1:1। इस 1 को अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर आया। तो आप कह सकते हैं, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, ये क्या बोल रहा था, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू, जब आपस में रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर जब आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट विल बी सेम। या तो वो सेम होगा, या किसके बराबर होगा, या एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे यहां की ओर, मैंने पहले इन दो को रिएक्ट कराया, उसके बाद इन दो को रिएक्ट कराया, लेकिन जब मैंने इन दो को आपस में फिर डायरेक्टली रिएक्ट कराया, रेशियो किसके बराबर आया, 1:1 के बराबर आया। यहां से रेशियो अगर देखूंगा 8:16, 1:2 के बराबर आ जाएगा। तो जब मैं कंपेयर करूंगा 1:2 को 1:1 के साथ, ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीपल टाइम्स इसका बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस 1 को 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। यही चीज ये बोल रहा था, या तो ये 1:1 के ही बराबर आता डायरेक्ट में, या क्या आएगा, या इसके मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको बेटा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेनी है, एग्जांपल के थ्रू आप ये चीज समझेंगे, वरना एग्जांपल के बगैर आप ये चीज समझने वाले हो नहीं। उसके बाद अगर आप वापस से स्टेटमेंट पे जाएंगे, आप फिर से एक बार पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये हो गए हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यही पे खत्म। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहीं पे खत्म होंगे। अब आप बताएंगे सर और भी तो है, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये थे। हमारा 1 शॉट चल रहा है तो 1 शॉट में हमें उतना ही पढ़ाना है जितना बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि यही चीजें इस बार भी पूछी जाएगी, बाकी अल्लाह ताला तक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही सब पूछा जाता है। आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई भी आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल बेसिस नहीं देखना है, आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, इसके पोस्टुलेट्स को याद रखना है। इसके पोस्टुलेट्स को याद रखना है। डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, सबसे पहले अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था या अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। इस एटॉमिक थ्योरी में इसने क्या क्या चीजें बताई, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला अगर हम देखेंगे, ये बता रहा है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ये बता रहा है कि दुनिया में जो भी मैटर है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनको हम नाम देते हैं एज एटम्स, जिनको हम नाम देते हैं एज एटम्स। आपके पास कोई भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, रिडबर्ग, पोलेरॉन, बेटा बहुत सारे आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लगभग 22 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिए, वो स्टेट ऑफ मैटर्स किस चीज से बने हुए होते हैं, टाइनी इंडिविजिबल फंडामेंटल पार्टिकल से बनते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एज एटम्स। ये मैं अपना नहीं बता रहा, ये मैं अभी बता रहा हूं कि डाल्टन ने क्या क्या चीजें बताया। सबसे पहला, ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ठीक है बेटा, इसने उन पार्टिकल्स का नाम दिया एटम्स। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट पे हम चलेंगे। ये बता रहा है एटम्स आर इंडिविजिबल।
ये बता रहा है एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स जो होते हैं उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनसे छोटा कोई चीज नहीं होता, या हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट जो है पूरा सही नहीं है। आगे की ओर हम ड्रॉबैक्स में वही चीज एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पे डाल्टन ने क्या बताया, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं, या हम एक एटम को बीच में नहीं तोड़ सकते। एटम से छोटी कोई चीज होती ही नहीं है, ये डाल्टन बोल रहा है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं। ये क्या बता रहा है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो हमने अभी भी पढ़ा कि उसमें क्या लिखा था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद तीसरा वाला देखेंगे, आइडेंटिकल एटम्स फॉर एन एलिमेंट। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप एक सेम एलिमेंट लेंगे, सेम एलिमेंट लेंगे, सपोज मैं बात कर रहा हूं कार्बन की, अगर आप कार्बन एलिमेंट को लेंगे, उनके एटम्स को लेंगे, ये बता रहा है कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, कोई भी एटम्स आप ले लो आपस में, तो वो क्या होंगे, दैट विल बी सेम इन प्रॉपर्टीज। बेटा ध्यान दीजिए, जो कार्बन होगा वो एलिमेंट एटम से बना हुआ होगा, और उन एटम्स को जब आप आपस में कंपेयर करेंगे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो सेम होंगे सॉरी बेटा, वो सेम होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, या वो सेम होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। किस हद तक सच है इसके बाद हम फर्दर देखेंगे। यहां पे और एक स्टेटमेंट देखेंगे, डिफरेंट एटम्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। जो अब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कार्बन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास कार्बन है, आपके पास नाइट्रोजन है, या मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आपके पास होता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को लूंगा, हीलियम को लूंगा, या कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में लूंगा, उनका क्या हो जाएगा, ये बता रहा है कि अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एटम्स से बनते हैं, अगर उन डिफरेंट एटम्स को मैं आपस में देखूंगा, वो डिफरेंट होंगे प्रॉपर्टीज में, वो डिफरेंट होंगे प्रॉपर्टीज में। तो ये वही चीज बोल रहा है। पहले इसने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। अब हम आगे की ओर देखेंगे कि ये कितना सच है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी भी हमने ये चीज पढ़ा जब आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा। ये स्टेटमेंट उसी लॉ को फॉलो कर रहा है। ये बता रहा है जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, इनका हमेशा सेम फिक्स्ड रेशियो रहेगा बाय मास, और सिंपल होल नंबर रेशियो इनका हमेशा होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस आर अरेंजमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट्स। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है आपस में, ये क्या होती है, वहां पे नया कोई कंपाउंड नहीं बनता, नया कोई एलिमेंट नहीं बनता, बल्कि क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। यानी कि एक एटम अगर एक तरीके से अरेंज किया गया होगा, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे, वो क्या बन जाएगा, वो एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए बेटा, यहां की ओर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स क्या क्या इसके आ जाएंगे। ड्रॉबैक्स क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला वाला ड्रॉबैक, इस बंदे ने क्या बताया, इस बंदे ने बताया कि एटम इज इंडिविजिबल। एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इससे जो छोटी चीजें है पॉसिबल ही नहीं है वो होगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए। लेकिन यहां की ओर एटम जो होता है, एटम इज डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। बेटा हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेटे कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एक एटम बनता है, जिनसे एक एटम बनता है। लेकिन इस बंदे ने बोला कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, एटम किसी चीज से नहीं बनता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे पास जो एटम होता है, फर्दर ब्रेक हम उसको कर सकते हैं इनटू, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे आपके पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किसमें डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कॉर्क्स में। सुना होगा आपने बेटा कॉर्क्स किनको हम बोलते हैं, कॉर्क्स क्या होते हैं, 6 किस्म के कॉर्क्स हमारे पास होते हैं। उनको जब हम किसी अप कॉर्क डाउन कॉर्क को आपस में किसी एक कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो न्यूट्रॉन भी बनेगा, प्रोटॉन भी बनेगा। ये बंदा बोल रहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, अरे हम तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी डिवाइड कर सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए बेटा, ये जो इसका पोस्टुलेट था ये गलत था। इसने बताया कि एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, हमारे पास क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स या हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो चीज इसके साथ खत्म हो गया। अब पोस्टुलेट नंबर 2 पे अगर आप जाएंगे, पोस्टुलेट दूसरा इसने क्या बताया था, इसने बताया मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में वो चीज फॉलो नहीं होती है। उसके बाद इसने और एक चीज बताया कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं दैट विल बी आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, दैट विल बी आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज मैं आपको बताऊंगा मेरे पास है कार्बन 12 और मेरे पास है कार्बन 14, मेरे पास है कार्बन 12, मेरे पास है कार्बन 14। ये अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, लेकिन बेटे ये भी कार्बन, तो हम कह सकते हैं ना ये एक ही एलिमेंट है। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसका एटॉमिक मास देखूंगा 12 के बराबर, इसका एटॉमिक मास 14 के बराबर, बेटा ये रेडियो एक्टिव नहीं होता लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है। तो आप कह सकते हैं कि इनमें प्रॉपर्टीज डिफर कर रही है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन डिफर इन प्रॉपर्टीज। अगर हम आइसोटोप्स की बात करेंगे बेटा, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी मास की जो है पहले ही वेरी हो रही है, उसके बाद फर्दर भी कुछ प्रॉपर्टीज वेरी हो रही है, जैसे ये रेडियो एक्टिव होता है और ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। हाइड्रोजन की बात करेंगे, प्रोटियम अलग है, ड्यूटेरियम अलग है, ट्राइटियम अलग है। हालांकि इनके जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के पाए जाएंगे, सेम एलिमेंट के पाए जाएंगे, लेकिन तीनों में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरी करेंगे, वो उनका मास जो होगा वो डिफरेंट होता जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे और एक पोस्टुलेट इसने बताया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स होंगे उनमें भी जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा डिफरेंट होगी, वो हमेशा डिफरेंट होगी। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट हो, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट हो। मैंने आपको परसों और एक चीज पढ़ाया था जिनको मैंने बोला था आइसोबार। आइसोबार क्या हो रहे थे, वो अलग अलग एलिमेंट्स थे, वो अलग अलग एलिमेंट्स थे, लेकिन उन एलिमेंट्स का क्या था, उनका सेम एटॉमिक मास था। अलग अलग एलिमेंट्स थे, उनका सेम एटॉमिक मास था। जैसे आप यहां पे ले सकते हैं नाइट्रोजन की एग्जांपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 के बराबर होता है। इसी तरीके से ये वाला आइसोटोप अगर आप कार्बन का लेंगे, इसका भी 14 आइसोटोप। ध्यान दीजिए, इसका मास और इसका मास सेम है, हालांकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके जो एटम्स हैं उनमें सेम एटॉमिक मास आ गया। तो आप कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, वो सेम होगी। तो ये पोस्टुलेट भी यहां पे गलत हो रहा है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो इसने एक पोस्टुलेट दिया था, वहां पे क्या बता रहा था ये कि हमेशा फिक्स्ड मास प्रपोर्शन या रेशो इनका रहता है। लेकिन तब भी अगर हम आइसोटोप्स को लाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मास में जो रेशो है वो डिफर कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे भर भर के ड्रॉबैक्स थे। आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक पॉइंट का ड्रॉबैक इसका आ जाता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में नहीं रखना कि इसने सिर्फ ड्रॉबैक्स दिए हैं, लेकिन इसने एक फाउंडेशन स्टोन डाला है आपका जो एटॉमिक फिजिक्स है या एटॉमिक केमिस्ट्री है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप देखेंगे, डाल्टन एक ऐसा बंदा था जिसने फाउंडेशन स्टोन डाला था। फिर उसके बाद अगर इसका एक ही पोस्टुलेट सही होता, जैसे कि इसने क्या बताया, इसने बताया कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो। या इसने बताया कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। वो हम देखेंगे, वो तो सही है बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही तो हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो वही चीज इसने मतलब बहुत सारे अच्छे काम भी किए, फिर ड्रॉबैक्स भी बनते गए। लेकिन अगर इसने पोस्टुलेट नहीं दिया होता तो ड्रॉबैक भी नहीं बनता, हमारी स्टडी लिमिटेड रह जाती। तो जो डाल्टन था इसने बहुत ही उम्दा काम करके दिया, और इसने एक फाउंडेशन स्टोन डाला था किस चीज में, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जिससे हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। बेटे और भी होता है, जैसे नॉर्मेलिटी होता है,
पार्ट्स पर मिलियन होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सम बेसिक कंसेप्ट में, तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी आपका रिडॉक्स रिएक्शन में फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम यहां पे खाली इन तीन की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट के बाद हम इसका देखेंगे कि फर्दर क्या चीजें होती है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, molarity is defined as number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in per liter of solution, per liter of solution। उसका वॉल्यूम आपको 1 लीटर देखना है। एक सॉल्यूशन आप लेंगे, उसका वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर लेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में डालूंगा उसको मैं बताऊंगा, दैट इज कंसिडर्ड एज मोलैरिटी, दैट इज कंसिडर्ड एज मोलैरिटी। ध्यान देंगे यहां की ओर, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन को हम इसके बाद देखेंगे, पहले हम देखेंगे मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर हम मैथमेटिकली इसी चीज को देखेंगे, मैथमेटिकली इसी चीज को देखेंगे, ये जो मोलैरिटी जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस चीज का, सॉल्यूशन का। और वो वॉल्यूम मुझे किस में लेना है, वो मुझे लेना है लीटर्स में, वो मुझे लेना है लीटर्स में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा आपको पता होगा B से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को, तो NB डिवाइडेड बाय V ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, V ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। फर्दर अगर हम देखेंगे मोलैरिटी किसके बराबर आया, मोलैरिटी आया बराबर NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। इसको हम कैसे फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं, बेटा आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, वो होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं m को ऐसे भी लिखूंगा, NB के बदले में लिखूंगा WB डिवाइडेड बाय MB, और यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे। ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन कहां पे लेंगे, सॉल्वेंट कहां पे लेंगे, आगे की ओर देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन हम लीटर्स में लेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर जरूरी है क्या लीटर्स में लेना, अगर हम मिलीलीटर्स में लेंगे किसके बराबर आ जाएगा, तो आप देखेंगे WB डिवाइडेड बाय MB, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो ये दो बन गई आपकी दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को आप अप्लाई कर सकते हो मोलैरिटी ढूंढने के लिए। मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, और अगर आपको mls में लेना होगा तो यहाँ पे आपको 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ की ओर, ये तो हो गया आपका नंबर, ये तो हो गया आपका मोलैरिटी, ये तो हो गया मोलैरिटी। और एक चीज ध्यान में रखेंगे आप, मोलैरिटी में कभी कभी ऐसी चीज भी पूछी जाती है कि ये जो मोलैरिटी होती है, क्या ये मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम्स आपको ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, या आपको ये सीधा क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि जो मोलैरिटी होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं। तो हाँ बेटा ध्यान देंगे आप, ये जो मोलैरिटी होती है ये डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, ये डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो मोलैरिटी का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। नजर रखेंगे यहां की ओर, तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप से याद रख सकते हैं कि मोलैरिटी हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सर अगर हम भूल गए,
अगर हम भूल गए कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो ध्यान दीजिए बेटा, जहां जहां पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, जहां जहां पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, वहां पे आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही करती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पे, हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पे। हमारा सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट क्या था हमारा? मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा इतना तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या करना है? डिसॉल्व्ड इन, डिसॉल्व्ड इन, बेटा ध्यान देंगे, डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम ले रहे थे पर लीटर, यहां पे लेंगे बेटा पर केजी, वहां पे ले रहे थे सॉल्यूशन, यहां पे लेंगे सॉल्वेंट। यही चीज मैं बता रहा था आपको कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोलैरिटी कहां होती है और मोलैलिटी कहां होती है। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेकिन डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे हमने वॉल्यूम लिया, यहां पे हमने मास लिया, यहां पे हमने सॉल्यूशन लिया, यहां पे हमने सॉल्वेंट लिया। अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे किसके बराबर आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए मैथमेटिकली जो स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ, बेटा सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे आप, हम मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे ये ध्यान रखिए यहां की ओर आप। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमें लेना है, तो उसको हम WA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, NB किसके बराबर आता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो मोलैलिटी होता है किसके बराबर आ जाएगा? WB डिवाइडेड बाय MB और मल्टीप्लाई जाएगा 1 डिवाइडेड बाय WA। लेकिन ये जो WA आपको लेना है ये आपको केजीज में लेना है, ये आपको केजीज में लेना है। सर केजीज में लेना जरूरी है, हम ग्राम्स में लेंगे, तो बेटा ठीक है आप ग्राम्स में ही ले लो, तो लेकिन वो ग्राम्स में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहां पे अब आप ग्राम्स में ले सकते हैं। तो यहां पे आपका बेटा क्लियर हो गया होगा कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है। जो जो चीजें मैंने यहां पे दिखाई बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी लिखनी है। अब इसके बाद इसमें भी पूछा जा सकता है क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां पे वॉल्यूम होगा वहां पे डिपेंड करता है। क्या यहां पे आपको कहीं पे वॉल्यूम दिख रहा है? नहीं, वॉल्यूम तो नहीं है, तो ये क्या होता है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये आप समझ गए होंगे, जो मोलैरिटी होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और मोलैलिटी क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान दीजिए यहां की ओर। अब लास्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट है, लास्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट है इसके बारे में, वो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। बेटे वो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। अब इस मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान रखेंगे यहां की ओर। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of moles of one component, number of moles of one component divided by number of moles of both component, यानी कि सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी, सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी। बेटे मैथमेटिकली कैसे हम इसको दिखाएंगे, मैथमेटिकली कैसे हम इसको दिखाएंगे, तो ध्यान रखेंगे यहां की ओर। मैथमेटिकली जो आपका बेटे
अगर हमें मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ काई। कभी कभी आप बोलते हैं कि एक्स, असल में एक्स नहीं होता, ये काई होता है, लेकिन अब आपकी मर्जी, आप एक्स ले आप काई ले, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन आपको किसकी निकालनी है? हमारे पास एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू सॉल्वेंट, ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू सॉल्वेंट और बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू सोल्यूट। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब भी आपका सॉल्यूशन बनता है वो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, वो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये देखिए बेटा, किसके बराबर आ जाएगा? काई ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी। तो ये इसको आप लिखोगे एज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप लिखेंगे एज इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद अगर हमें काई बी देखना होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ जाएगा? बेटा आपको समझ आ गया होगा, यहां पे एन बी लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। यहां पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, यानी कि सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी। इसको अगर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, जब मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में सम करूंगा, काई ए प्लस काई बी, हमेशा ये याद रखेंगे आप, जरा देखिए डिराइव भी करेंगे, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। बेटा किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा बराबर एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और इवेंचुअली 1 के बराबर आ जाएंगे। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला? हमेशा ध्यान देंगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स काई ए प्लस काई बी हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। उसके बाद ये भी आप लिखेंगे कि काई ए किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा बराबर 1 माइनस काई बी के, 1 माइनस काई बी के। फर्दर आप इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। तो अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन पता होगा, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता होगा, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें आप और एक चीज भी देख सकते हैं कि इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा, या अगर आप साइमल्टेनियसली खाली काई ए देखेंगे और काई बी अलग से देखेंगे, इनका जो वैल्यू है हमेशा लेसर देन 1 होगा, हमेशा लेसर देन 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर है। अगर आप एक ही को लेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा लेसर देन 1 के बराबर होता है। बेटे जबानी में अगर आपको बताऊंगा कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का 0.5 के बराबर है, तो आपको निकालना आएगा क्या सॉल्वेंट का? जी बेटा, आप क्या करेंगे 1 माइनस 0.5, तो वो 0.5 के बराबर आ जाएगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन अगर एक का पता होगा, दूसरे कंपोनेंट का आप खुद से निकाल सकते हैं, खाली 1 में से उसको माइनस करके देना है। ठीक है बेटा, अब आप बताएंगे सर इनके यूनिट्स क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिए बेटा, ये डायमेंशनलेस होता है या ये यूनिटलेस होता है, तो यहां आपके साथ ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है कंप्लीट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां की ओर, ये जो आपका मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी में भी यूनिट होता है, इसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर, जिसको हम मोलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर। इसी तरीके से अगर आप मोलैलिटी का देखेंगे तो 1 वो होता है बराबर 1 मोलल। मोलल किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर मोल पर केजी। यहां पे मोल पर लीटर, यहां पे मोल पर केजी, तो इनके भी यूनिट्स इसी के साथ यहां पे खत्म होने को आते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट वाला टॉपिक वो क्या होगा? वो थियोरेटिकल बेस्ड नहीं है, वो बल्कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। कभी आपको पूछा जा सकता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होती है? हल्का सा आंसर आपको देना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए केमिकल फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे ये रियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होती, बल्कि उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम रिड्यूस करेंगे इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए जरा यहां की ओर ध्यान दीजिए आप, मेरे पास है C6H12
O6, बेटे ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं, C6H12O6, ठीक है बेटा, ये होता है ग्लूकोज। अगर आप देखेंगे ये है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन ये इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं होती क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में अगर आप देखोगे तो कार्बन एक 2 हाइड्रोजन के साथ होता है और 1 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगी इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। मैथमेटिक्स में हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा हम ऐसे लिखेंगे 16:32। बेटे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। आप इसको लिखेंगे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 1/2 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरीके से यहां पे भी आप कह सकते हैं 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, तो आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो CH2O के बराबर आया, और इसको मैं बोलता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये रियल फॉर्मूला नहीं होती कंपाउंड की, लेकिन एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होती है। ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो। ये खाली आपको दिखाता है कि ये जो एलिमेंट्स आपस में होते हैं, कंबाइन होते हैं, किस रेशियो में कंबाइन होते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे C:H:O, इनका रेशियो क्या है? 1:2:1। इसी को मैंने फिर लिखा CH2O। उसके बाद ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, याद रखेंगे आप। ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है, नॉट एक्चुअल काउंट। अभी भी मैंने आपको बताया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होती, ये आपको एक्चुअल काउंट के बारे में नहीं बताता। इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स, यानी कि खाली दिखाता है कि प्रोपोर्शन क्या है इनके एटम्स का, इनका रेशियो क्या आ जाएगा आपस में। और इसी तरीके से स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, जो सबस्क्रिप्ट्स इसमें मैंने लिखे, वो क्या होते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला मस्ट बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स। बेटे ये पॉसिबल इंटीजर्स के बराबर होना चाहिए, इंटीजर्स के बराबर होना चाहिए। क्या होता है इंटीजर का मतलब? क्या होता है इंटीजर का मतलब? इंटीजर का मतलब है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सिंपली आप कह सकते हैं एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 4.5 नहीं हो सकता, ना फ्रैक्शन हो सकता है, ना डेसिमल हो सकता है। तो आप कहेंगे इंटीग्रल वैल्यू या नेचुरल नंबर का वैल्यू इनका होना चाहिए 1 2 3 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। इसके बाद और एक चीज, जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज द सेम एज द केमिकल फॉर्मूला। आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि इनकी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों सेम ही रहते हैं, दोनों हमेशा सेम ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम एक क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे फर्दर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा यहां की ओर, ध्यान दीजिए बेटा यहां की ओर। सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है? आपको देखना है कौन कौन सा एलिमेंट है, आपको देखना है कौन कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे उनकी परसेंटेज किसके बराबर होगी। परसेंटेज के बाद आप क्या देखेंगे? आप करेंगे यहां पे और एक स्टेप, वो होगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटे, वो जो वैल्यू यहां पे आया, सपोज x आ जाएगा बराबर, उस x को आप किससे डिवाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा वो y है, वो y क्या होगा वो मैं y आपको अभी बताऊंगा y किसके बराबर होता है। और यहां पे आपको एक रेशियो आ जाएगा, और रेशियो से आप क्या कर सकते हैं? आप एक फॉर्मूला फिर बना सकते हैं, आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 40% कार्बन है इसमें, 40% कार्बन है इसमें, 6.67% हाइड्रोजन है इसमें, और 53.33% ऑक्सीजन है इसमें। क्या देके है? सबसे पहले आपको क्या क्या देके है? आपको कार्बन देके है, आपको हाइड्रोजन देके है, और क्या देके है? आपको ऑक्सीजन देके है। कार्बन देके है, हाइड्रोजन देके है, ऑक्सीजन देके है। उसके बाद इनकी परसेंटेज ये कितनी है? ये है 40%। उसके बाद 6.67%, और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे 53.3% के बराबर आ जाएगा, 53.3% के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एज्यूम करेंगे इस परसेंटेज को एज गिवन मास, आप इसको एज्यूम करेंगे एज गिवन मास। और गिवन मास एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है? आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बेटा पता होगा आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको गिवन मास देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास 12 के बराबर होता है। मुझे बताइए बेटा 40 डिवाइड बाय 12 किसके बराबर आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 12 किसके बराबर आ जाएगा, आप देखेंगे आराम से 40 डिवाइडेड बाय 12, 12 3 जा 36, तो यहां से 4 नीचे आ गया, 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर से आप कह सकते हैं 12 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका 3.33 के बराबर, ये आ जाएगा आपका 3.33 के बराबर। तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, 3.33 के बराबर आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है 6.67, इसको लेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 1 के बराबर आता है, तो 6.67 के ही बराबर आ जाएगा, 6.67 के ही बराबर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे 53.3, इसको किससे डिवाइड करेंगे, आपको पता होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है, वो 16 के बराबर होता है। तो आप देखेंगे 53.3 को 16 से डिवाइड करें तो किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 16 प्लस 16 32 होता है, 32 प्लस 16 48 के बराबर होता है। तो इवेंचुअली ये भी जो वैल्यू है ये 3.33 के नजदीक आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप देखेंगे ये भी 3.33, ये भी 3.33 और ये आपका 6.67 वैल्यू आ गया। अब अगले वाले स्टेप में क्या देखेंगे, आप चूज करेंगे इन x में से y किसको हम बनाएंगे। आपने यहां पे 3.33 निकाला, 6.67 और 3.33, आप चूज करेंगे तीनों में से एक जिसको आप y बताएंगे कि ये y है, और वो कौन सा वाला होगा, आपको देखना है इन तीनों में से सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा वाला कौन सा है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको लेंगे या इसको लेंगे, ये तो एक जैसी बात है, ये तो एक जैसी बात है, या तो आप इसको एज y लेंगे या तो आप इसको y लेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये तो बड़ा वैल्यू है। तो इवेंचुअली आप करेंगे x बाय y, यहां पे x का वैल्यू आया था 3.33 और y का क्या वैल्यू आया 3.33, ठीक है बेटे। अब यहां पे क्या करेंगे 6.67 डिवाइड बाय 3.33 और यहां पे क्या करेंगे 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, मतलब x का तो आपको सेम ही लिखना है x x x, लेकिन y आपने चूज किसको किया, जो छोटा वाला नंबर है। यहां पे देखिए बेटा ये किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ये देखिए बेटा किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया, यहां पे देखिए बेटा 1 के बराबर आया। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो कार्बन है 1 टाइम्स होगा, आपके पास हाइड्रोजन है 2 टाइम्स होगा, और आपके पास जो ऑक्सीजन है वो 1 टाइम्स होगा। तो आपके लिए जो मॉलिक्यूलर आपके लिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो किसके बराबर आ जाएगी, ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू C/H O, किसके बराबर आया 1:2:1। तो आप कह सकते हैं आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू C1H2O1, या सीधे आप लिख सकते हैं CH2O। ये बन गई आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ध्यान दीजिए बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में बराबर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, बराबर आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है बेटे। 5 मार्क्स कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा होता है। एक्सप्लेनेटरी इसमें आपको खाली 5 मिनट लग जाएंगे। तो खाली क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आपको स्टेप्स खाली ध्यान में रखने हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सबसे पहले एलिमेंट देखेंगे कौन कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद परसेंटेज को आप एज्यूम करेंगे एज एज गिवन मास, इनको आप एज्यूम करेंगे एज गिवन मास, और यहां पे आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो कि किसके बराबर होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां पे भी गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास। यहां पे जो रेशियो आया उसको हमने x दिखाया, तो उस x को हम लिखेंगे ऊपर सब जगह। फिर आपको y को चूज करना है, y मतलब इनमें जो छोटा सा नंबर होगा उसको हम y चूज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इस x को, ठीक है बेटा। तो वहां पे आपको एक रेशियो निकलेगा, 1 आया, 2 आया, 1 आया, कुछ भी आ सकता है जो आपको वहां पे एग्जाम में आएगा। उसी तरीके से आपको फिर एलिमेंटल कंपोजिशन भी लिखना है, और इवेंचुअली आप क्या कह सकते हैं, इवेंचुअली आप कह सकते हैं कि आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आ गया। अब इसके बाद और एक चीज ध्यान में रखेंगे आप, और एक चीज ध्यान में रखेंगे आप, आपके पास कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दीजिए। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, यह है आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला,
इससे आपको क्या निकालना है, इससे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है। तो वहां से आपको एक n दिया गया होगा, एक n दिया गया होगा, एक नेचुरल नंबर दिया गया होगा। उसको जब आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर आ जाएगा। सपोज अभी वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O आ गई थी, इसमें n का वैल्यू किसके बराबर आया, 6 के बराबर आया। सपोज मैं यही से दे रहा हूं कि n का वैल्यू 6 है, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगी, तो आप ऐसे लिखेंगे n टाइम्स CH2O आ जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब n क्या है आपका, 6 टाइम्स CH2O किसके बराबर आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर आया। और इवेंचुअली आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसके बराबर आ जाएगी, ये जो 6 आपने निकाला, ये जो 6 आपने निकाला, आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा बराबर C6, वो आ जाएगा बराबर C6H12O6। तो ये बन जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको अगर n दिया गया होगा, इस n की मदद से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे और इवेंचुअली आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल सकती है। ठीक है बेटे, ये जो n होता है किसके बराबर होगा, n होता है हमेशा बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला भी इसकी होती है, आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये देखिए यहाँ पे इसका जो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा फॉर एग्जांपल 180 के बराबर होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखेंगे CH2O का किसके बराबर आ जाएगा, ये है 16, ये है 2, ये है आपका 12। ठीक है बेटा, किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 16, ये 30 के बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। तो इवेंचुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे 180 डिवाइड बाई 30, फिर से वो 6 के ही बराबर आया, जो 6 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। तो आपके लिए n निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, या आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। यही चीज मैंने आपको वहां पे भी लिखाई थी। ये देखिए बेटा, ये मैंने लिखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसी के साथ आपका जो सम बेसिक कंसेप्ट वाला ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं पे खत्म हो रहे हैं। जो भी लॉन्ग आंसर है वो इन्हीं में से आ सकते हैं, या तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आएगा, या तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आएगा, या तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, या कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। फिर ऑब्जेक्टिव्स किस किस में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स भी इन्हीं में से आ सकते हैं। या आपका एक कंसेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, 2 लाइंस का आंसर है उसमें। वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है रिएक्शन में जो लिमिट करता है रिएक्शन को, या जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो पहले खत्म होता है रिएक्शन में। तो उतना ही लिखना है, वो भी आपका कंप्लीट हो गया इसी के साथ। तो आप कहेंगे जो आपका सम बेसिक कंसेप्ट है, इसी के साथ वन शॉट चैप्टर खत्म होता है। इवेंचुअली मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चों को सब चीजें समझ आ गई होगी। आप इसको साथ साथ में अपनी कॉपी पे उतारेंगे ताकि आप भूल ना जाए। और अगर आप इन केस भूल भी गए तो रिपीट भी कर सकते हैं आप अपना ये YouTube लेक्चर जो आपकी चैनल पे है फ्यूचर एक्स वाली। तो आज हम इतना ही यहाँ पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।